आज की वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है। तमिलनाडु राज्य में एक व्यक्ति ने अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एक कंप्लेंट अपने एरिया के मजिस्ट्रेट साहब के सामने फाइल की। मजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेंट को देखा, उसके शिकायत को पढ़ा और कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी को डिसमिस कर दिया। सब विद्वान व्यूअर्स जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से असंतुष्ट पार्टी के पास उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन करने का अधिकार होता है और ये भी जानते हैं कि रिवीजन करने का केवल एक अवसर कानून के द्वारा दिया जाता है। यह उस पार्टी की पसंद है कि वह रिवीजन को हाई कोर्ट के सामने करे या सेशंस कोर्ट के सामने करे। दोनों कोर्ट्स के पास रिवीजन के समान अधिकार होते हैं, लेकिन आमतौर से एडवोकेट्स यह रिवीजन सेशंस कोर्ट के सामने करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि सेशंस कोर्ट ने रिवीजन मंजूर नहीं की तो वे सेक्शन 482 सीआरपीसी में या आर्टिकल 226-227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी हाई कोर्ट के सामने जाकर अपनी याचिका रख सकते हैं। कुछ ऐसे भी एडवोकेट्स होते हैं जो रिवीजन को सीधा हाई कोर्ट के सामने ले जाते हैं। इसमें यह लाभ रहता है कि कोर्ट बड़ी होती है, जज अधिक अनुभवी रहते हैं, तो इससे पार्टी को जल्दी रिलीफ मिलने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो इस वर्तमान केस में भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जब सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया तो उसके बाद शिकायतकर्ता ने सीधे हाई कोर्ट में रिवीजन कर दिया। हाई कोर्ट को लगा कि मजिस्ट्रेट ने केस को देखा नहीं है, सही तरीके से पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड करके एफआईआर दर्ज करने का हुक्म फरमा दिया। एफआईआर दर्ज करने के हुक्म से कंप्लेंट में दिखाए गए भावी आरोपी को कानूनी असुविधा हुई और उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील दायर कर दी। भावी आरोपी, जो इस केस में अपीलेंट्स भी थे, अपील करने वाले थे, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का यह ऑर्डर कानूनी रूप से गलत है, क्योंकि इसमें हम लोगों को यानी कि भावी आरोपी को सुने बिना ही फाइनल ऑर्डर कर दिया गया था। इस प्रकार से इस अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसाइड करने को यह मुद्दा था कि क्या सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के द्वारा खारिज हो जाने पर यदि शिकायतकर्ता रिवीजन में जाता है तो क्या रिवीजन कोर्ट द्वारा भावी आरोपी को सुना जाना आवश्यक है। केस का नाम है शांता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यह एक क्रिमिनल अपील थी जो एसएलपी क्रिमिनल नंबर 4230 ऑफ 2023 में फाइल की गई थी। इसे जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 12 मई 2023 को डिसाइड किया था। जब सुप्रीम कोर्ट इस अपील को सुन रहा था तो अपील को डिसाइड करते समय दोनों पार्टियों को सुना और अपने पुराने निर्णयों पर गौर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय मनहर भाई मुलजी भाई कपाड़िया वर्सेस शैलेश भाई मोहन भाई पटेल 2012-10 SCC 517 का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि सेक्शन 401 पार्ट 2 सीआरपीसी के तहत भावी आरोपियों को रिविजनल कोर्ट के सामने अपनी बात कहने का हक प्राप्त होता है। इस अधिकार के तहत भावी आरोपी को मजिस्ट्रेट के द्वारा पास उस ऑर्डर को बनाए रखने के लिए तर्क करने की छूट मिलती है जो मजिस्ट्रेट ने उसके फेवर में पारित किया था कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। इस अधिकार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और सेक्शंस 200, 202, 203, 204 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने डिफेंस करने के अधिकार के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। आप जानते होंगे कि सेक्शन 200 में कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल की जाती है और सेक्शन 204 में आरोपी के विरुद्ध प्रोसेस को इशू किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कंप्लेंट वाला अधिकार जो आरोपी वहां पेश होता है मजिस्ट्रेट के सामने, उसे इस अधिकार के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह रिवीजन के कोर्ट के सामने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सेक्शन 200 से लेकर 204 के अंतर्गत डिफेंस करने का जो अधिकार है वह कानूनी प्रक्रिया ट्रायल का अधिकार है। रिवीजन के तहत हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को पलटकर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन को पुनर्जीवित किए जाने की संभावना होती है। इन अर्थों में आरोपी या अन्य व्यक्ति को सुने जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुने जाने का अधिकार माने राइट टू बी हर्ड। इन परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्टेज कौन सी है
यह प्रोसेस शुरू किए जाने से पहले की स्टेज भी हो सकती है और प्रोसेस जारी किए जाने के बाद की स्टेज भी हो सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक दूसरे केस के ऊपर विचार किया। केस का नाम था बाल मनोहर जालान वर्सेस सुनील पासवान। 2014 9 SCC 640 का संदर्भ भी दिया गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वर्तमान केस में दिनांक 4/3/2009 के उस ऑर्डर को चुनौती दी गई है जिसे कंप्लेनेंट की शिकायत के लिए पारित किया गया था। हालांकि मजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर किए जाते समय आरोपी वहां मौजूद नहीं था, लेकिन सेक्शन 401 पार्ट 2 CRPC के आधार पर रिविजनल कोर्ट के सामने उसको पेश होने और अपनी बात रखने के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहां इस केस में भावी आरोपी ने अपील की है और ऐसा करने की शक्ति उसको सेक्शन 401 के पार्ट 2 CRPC के अंतर्गत प्राप्त होती है। जिस समय हाईकोर्ट में रिवीजन सुनी जा रही थी उस समय वहां आरोपी को सुना नहीं गया था और बिना आरोपी को सुने ही यह रिवीजन डिसाइड कर दी गई थी। भावी आरोपी को ना बुलाए जाने से और ना सुने जाने से इस अपील को मंजूर करके हाई कोर्ट के द्वारा पारित रिवीजन ऑर्डर को डिसमिस किया जाता है। यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने एक जजमेंट का हवाला दिया जिसमें भावी आरोपी को सुने बिना उसकी अपील डिसाइड कर दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऑर्डर वहां गलत पाया गया था हाई कोर्ट का। ये बाल मनोहर जालान वाले केस की बात बता रहे हैं। उस बाल मनोहर जालान वाले केस के मुताबिक ही इस शांता कुमारी वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 156(3) CRPC की एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट का जो भी ऑर्डर होगा, यदि उस ऑर्डर के खिलाफ रिविजनल कोर्ट के सामने रिवीजन की जाती है तो भावी आरोपी को भी सुनवाई का नोटिस भेजा जाएगा और उसकी बात को सुना जाएगा। ना सुने जाने की स्थिति में रिविजनल कोर्ट की सारी कार्रवाई गैर कानूनी हो जाएगी। इसके साथ ही रिवीजन के विषय में पूरी जानकारी के लिए आप हमारी पुराने वीडियो को भी देखिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जिससे आपको रिवीजन संबंधी पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।